Okay. Now we are going to start with accounts and records. Okay. अब जीएसटी है सेल्फ असेसमेंट बेस्ड सिस्टम. ओके, मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, खुद ही टैक्स पेमेंट कर रहे हो, खुद ही अपना आईटीसी डिटरमाइन कर रहे हो, सब खुद कर रहे हो. तो गवर्नमेंट कहता है कि आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जा करके हमें अगर चेक करना पड़ा तो हम आकर के देख लेंगे. ओके, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो हमसे कहती है कि आप अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करो. सो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आपको एज पर सेक्शन 35 क्या मेंटेन करना है वो सुनो. ठीक है, इनपुट प्रोसेस स्टोरेज आउटपुट क्या मेंटेन करना है आपको. इनपुट प्रोसेस स्टोरेज आउटपुट. इनपुट मतलब जो भी आपने परचेस किया उसका डिटेल. प्रोसेस मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका डिटेल. स्टोरेज स्टॉक ऑफ गुड्स का डिटेल. आउटपुट दैट इज आउटवर्ड सप्लाईज एंड आउटपुट टैक्स का डिटेल. ये आपको मेंटेन करना है. ओके, इसके साथ साथ आप लोग को और भी कुछ मेंटेन करना होगा. ओके, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टैक्स पेड अंडर आरसीएम. ओके, उसका डिटेल्स. फिर एडवांस कितना मिला, एडवांस कितना एडजस्ट किया, कमोडिटी वाइज स्टॉक डिटेल्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना. कंपोजिशन पर्सन को टैक्स डिटेल्स एंड स्टॉक डिटेल्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं. एमसीक्यू आ सकता है. ओके, क्या एमसीक्यू आएगा, कंपोजिशन पर्सन को कौन सा डिटेल्स मेंटेन नहीं करना है. आंसर इज स्टॉक डिटेल्स एंड टैक्स डिटेल्स. ओके, आरसीएम में कितना टैक्स भरा उसका डिटेल्स. ठीक है, आपने किसको सप्लाई किया, किससे आपने सप्लाई लिया, उन दोनों का डिटेल्स. ठीक है, कंप्लीट एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, जहां पर आपके गुड्स स्टोर्ड है उसका एड्रेस होना चाहिए आपके पास. टैक्स इनवॉइसेस का रजिस्टर होना चाहिए आपके पास. ओके, समझ में. So these are the basic details. वेयर टू मेंटेन, कहां पर आपको मेंटेन करना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर मेंटेन करना है एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. और अगर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर मेंटेन करना डिफिकल्ट हो रहा है तो आप लोग ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर को लिख के दे सकते हो, ताकि वो आपको प्रिंसिपल प्लेस पर ही मेंटेन करने कहे. कुछ स्पेसिफिक पर्सन होते हैं, उन लोग को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे. ओके, अलग अलग. अभी एजेंट है अगर, ओके एकदम लॉजिकल है, अगर एजेंट है तो जो ऑथराइजेशन मिला है प्रिंसिपल से वो उसको मेंटेन करना है. प्रिंसिपल के बिहाफ पर उसने कितना गुड्स बेचा है वो मेंटेन करना है. एंड अकाउंट्स जो वो हर महीने या फिर हर वीक प्रिंसिपल को दे रहा है वो मेंटेन करना है. मैन्युफैक्चरर को क्या मेंटेन करना है, कितना प्रोडक्शन हुआ वो. ओके, एंड अगर सर्विस प्रोवाइडर है जैसे रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस, तो रिपेयर मेंटेनेंस में कितने कंज्यूम किए उसने मटेरियल, उसका डिटेल देना पड़ेगा. समझ में, रिकॉर्ड मेंटेन करना. अगर क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट है तो कितने गुड्स उसने क्लियर करवाए, किसके क्लियर करवाए वो रिकॉर्ड रखो. अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है तो किसका काम आपने किया. ओके, कितना काम आपने किया, उस काम में आपने कितना गुड्स यूज किया, एंड किन लोगों से आपने सर्विस लिया एंड किन लोग को आपने सर्विस दिया, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना. नेक्स्ट इज ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टर. अगर आप वेयर हाउस कीपर हो या फिर ट्रांसपोर्टर हो, देन इन दैट केस चाहे आप रजिस्टर्ड हो या ना हो, दोनों ही केस में आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे. क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्टर को जो गुड्स उसने ट्रांसपोर्ट किए उसका डिटेल्स. ठीक है, किसका गुड्स उसने स्टोर किया हुआ है उसका डिटेल्स. ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस, उसने किसका गुड्स रखा हुआ है, कि कौन गुड्स लेकर के गया, उसका साइन वगैरह होना चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए. ठीक है, कितना आया कितना जा रहा है, कितना स्टॉक में, वो सब होना चाहिए. ओके, एंड वेयरहाउस कीपर को ओनर वाइज आइडेंटिफाई कर सके, आइटम वाइज आइडेंटिफाई कर सके, ऐसा एक सिस्टम मेंटेन करना होगा. मतलब अगर मैं आपके वेयरहाउस में आता हूँ तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कमोडिटीज मेरी है. ओके, ये ओनर है इसका एंड ये कमोडिटीज है इसकी. तो इतना अच्छा सिस्टम आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा. किस फॉर्म में मेंटेन करना, ठीक है, हार्ड कॉपी में करना है तो हार्ड कॉपी में करो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करो. ओके, पर उसका बैकअप आपको लेना पड़ेगा. आप उसको इरेज नहीं कर सकते, ओवरराइट नहीं कर सकते. अगर हार्ड कॉपी बुक्स आपने मेंटेन किया तो आपको सीरियली नंबर करना पड़ेगा, हर महीने आप उसका बैकअप लो. ओके, एंड ऑडिट ट्रेल आपका मतलब बनने होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक. ओके, जो भी ऑडिट ट्रेल होगा वो पॉसिबल होना चाहिए. ओके,
नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ मेंटेनेंस, कितने साल तक हम मेंटेन करेंगे इसको। आंसर इज, अगर आपके ऊपर जो भी केस चल रहा है वो अपील तक गया हुआ है, ओके, मतलब आपने अपील फाइल किया है या डिपार्टमेंट ने अपील फाइल किया है, वॉट एवर, अगर अपील वाला केस है तो 72 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और 1 year, ओके, फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ अपील विच एवर इज लेटर, ओके। अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील है, पहले मैंने बी बता दिया, 72 months from the due date of annual return or 1 year from final disposal whichever is later if it is not a matter of appeal, ओके, अपील में नहीं गया, एकदम नॉर्मल केस है तो 72 months, अपील वाला है तो 72 months और 1 year फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अपील, अपील के बाद भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा 1 साल तक, समझ में। नेक्स्ट, सम डिपार्टमेंटल क्लैरिफिकेशंस, ओके। यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो ऑक्शनियर होगा, ओके, जो नीलामी होती है मतलब बोली वगैरह लगती है, तो जो ऑक्शनियर है उसको गुड्स को स्टोर करना पड़ेगा एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, समझ में। ऑक्शनियर शैल डिक्लेयर वेयरहाउस और अदर प्लेसेस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर स्टोरेज, ओके, वहां पर उसको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको डिफिकल्टी हो रहा है मेंटेन करने के लिए तो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को लिख करके देगा कि मैं इस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकता क्योंकि ये सेंसिटिव रिकॉर्ड्स है, वहां पर कोई भी आता जाता है देख लेगा तो तकलीफ हो जाएगा, सो बेटर है मैं इसको प्रिंसिपल प्लेस पर रखूं, तो ऐसा अलाउ कर सकता है जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर, ओके। नेक्स्ट, इफ गुड्स आर स्टोर्ड इन द गोडाउन ऑफ ट्रांसपोर्टर, गोडाउन हैज टू बी डिक्लेयर्ड एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बाय रिसिपिएंट, ओके। सो अगर आप लोग ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में गुड्स को स्टोर करते हो तो ट्रांसपोर्टर का गोडाउन भी आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ओके। अगर कोई ट्रांसपोर्टर है जिसका एक से ज्यादा स्टेट में बिजनेस है, ओके, तो यहाँ पर उसको कॉमन एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, ओके, एंड उसको ई वे बिल बनाना पड़ेगा, ओके। सच एनरोलमेंट नंबर shall be used for generating e-way bill. So ट्रांसपोर्टर्स को यहाँ पर ये कहा जाता है कि आपको कॉमन एनरोलमेंट नंबर लेना है, ओके। अब जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉमन एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, ओके। सो एक से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आप लोग को अगर ई बिल बनाना पड़े, ओके, तो अगर आप भी ई बिल बना सकते हो, दैट इज ऑब्वियस, ओके। ट्रांसपोर्टर कैन जनरेट ई बिल, सो ट्रांसपोर्टर कैन जनरेट ई बिल थ्रू कॉमन एनरोलमेंट नंबर, समझा। नॉर्मली सप्लायर ही करता है, ओके। अगर अनरजिस्टर्ड से आप लोग लेते हो कुछ गुड्स तो रजिस्टर्ड रिसिपेंट भी ईमेल बना सकता है और ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है। ट्रांसपोर्टर कौन से बेसिस पर बनाएगा, कॉमन एनरोलमेंट नंबर के बेसिस पर, ओके। सो हियर वी कंप्लीट विथ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स।